अभी हम पढ़ेंगे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस के बारे में सबसे पहले हमने देखा था कि सपोज ये हमारी ड्रोसोफिला की एंटीरियर एक्सिस है और ये हमारी ड्रोसोफिला की पोस्टीरियर एक्सिस है, राइट। यहाँ पे हेड फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर टेल फॉर्मेशन, एब्डोमेन फॉर्मेशन हो रहा था। उस बेसिस पर हमने दिया था। अब अगर हम डॉर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं तो डॉर्सल होगा इसका बैक और वेंट्रल होगा इसका बेली पोर्शन नीचे की तरफ। तो इस तरह से डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को हम कुछ जीन्स के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं और पूरा कैस्केड सिग्नलिंग होता है। बहुत सारे जीन्स हैं, वो सारे एक साथ मिलकर एक कैस्केड सिग्नल रिलीज करते हैं और उसी सिग्नल के कारण डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस जो होती है वो फॉर्म हो पाती है। क्लियर है? अब डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के अंदर ड्रोसोफिला में एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल जीन। ऑलराइट, ये जीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सिस के डिस्टिंग्विशन के लिए कि क्या फॉर्म हो रहा है, उनके डिफरेंशिएशन के लिए कि कैसे वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सिस फॉर्म हो पा रही है। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं डॉर्सल जीन की, तो इस जीन का नेम रिवर्स जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। रिवर्स जेनेटिक्स का मतलब होता है कि वो अपने नाम के जस्ट रिवर्स है, अपोजिट है। तो अगर ये नॉर्मली फंक्शन करती है जीन, सपोज नॉर्मल फंक्शन अगर ये परफॉर्म कर रही है तो ये फॉर्म करेगी वेंट्रल साइड या वेंट्रल रीजन को फॉर्म करेगी। लेकिन वहीं पे अगर ये जीन नॉर्मल नहीं है, म्यूटेटेड फॉर्म में होती है, तो ये क्या करेगी? डॉर्सल ही फॉर्म करेगी। मतलब इसका नेम जो पड़ा है वो म्यूटेटेड फॉर्म के अकॉर्डिंगली पड़ा है कि अगर ये म्यूटेटेड है जीन तो डॉर्सल रीजन को ही फॉर्म करेगी, और अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मली फंक्शन कर रही है, तो ये वेंट्रल रीजन को फॉर्म करेगी। इसे हम बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। इसका मैं भी और एग्जांपल दूंगी, पहले हम इसी को समझते हैं। तो हमने बात की डॉर्सल जीन, क्लियर है? अब हम ये बोलते हैं कि जो डॉर्सल जीन है वो जाती है, वो एंटर करती है हमारे वेंट्रल सेल्स की तरफ और वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियस में जाके एंटर करके प्रोटीन बनाती है। ठीक है, डॉर्सल जीन अगर एक्टिव होके वेंट्रल सेल्स में एंटर कर जाती है और प्रोटीन्स बनाती है हमारे में से, देन तो वो वाली साइड वेंट्रल बन जाएगी, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे ये जीन म्यूटेटेड हो जाती है तो म्यूटेटेड फॉर्म में ये वेंट्रल सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगी या वेंट्रल न्यूक्लियस तक नहीं जा पाएगी, और वेंट्रल न्यूक्लियस तक अगर ये ना जा पाए तो क्या होगा? यहाँ पर वेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, वो चीज डॉर्सल ही बना लेगी। मतलब वो अपने नाम के अकॉर्डिंग अब फंक्शन कर रही है क्योंकि वो म्यूटेटेड फॉर्म में है। नाम देखो, ठीक है, ये क्लियर है कि वेंट्रल साइड में जाएगी तो वेंट्रल साइड फॉर्म करेगी, मतलब डॉर्सल जीन वेंट्रलाइजेशन करती है, राइट। और वेंट्रलाइजेशन का डिफरेंशिएशन जो है वो भी इसी जीन के कारण हो रहा है। यही एक जीन है जो मेन रीजन है वेंट्रलाइजेशन के लिए और इस रीजन, इस एरिया के डिफरेंशिएशन के लिए, राइट। अब इसी रिवर्स जेनेटिक्स का मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे हमने बोला गैप जीन्स,
राइट। गैप जीन्स भी अगर नॉर्मल होंगी तो पूरा नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगी, राइट, नॉर्मली बिल्कुल डेवलपमेंट करती है। लेकिन अगर ये म्यूटेटेड फॉर्म में हो जाती हैं तो सेगमेंट्स के बीच में गैप क्रिएट करती है, जो कि पॉसिबल नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये म्यूटेटेड फॉर्म में आ चुकी है इसलिए इसके नेम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगी और वहाँ पे गैप्स क्रिएट करेगी डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच में। तो इसे हम बोलेंगे गैप जीन्स। ऐसा ही एक फ्लावर होता है एरेबिडोप्सिस, उसके अंदर एक जीन होती है पिन जीन, राइट। ये भी रिवर्स जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका नेम पड़ा है। मतलब अगर ये नॉर्मली फंक्शन कर रही है तो पूरा नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, फ्लावर्स नॉर्मल साइज के होंगे। लेकिन अगर ये म्यूटेटेड हो जाती है तो ये म्यूटेटेड फॉर्म में बिल्कुल स्मॉल पिन जो साइज होती है उसके फ्लावर्स को डेवलप करती है। पिन पॉइंट जैसे फ्लावर्स डेवलप होते हैं म्यूटेटेड फॉर्म में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये रिवर्स जेनेटिक्स अप्लाई होकर नेम रखे गए। नाउ हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर डॉर्सल जीन का। डॉर्सल जीन का सबको क्लियर है कि यहाँ पर डॉर्सल जीन अगर वेंट्रल साइड में जाती है, एंटर कर पाती है तो वो वेंट्रल साइड को फॉर्म करेगी। अब हम एक बार जीन्स देख लेते हैं, बाकी कौन कौन से जीन डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एक हमारा है गुर्गन, राइट। राइट। अब हम गुर्गन की बात कर रहे हैं। गुर्गन पहले यहाँ देख लेते हैं, ये oocyte है, ये नर्व सेल्स हैं, ये टर्मिनल फॉलिकल्स हैं या टर्मिनल फॉलिकल सेल्स। यहाँ पे ये भी टर्मिनल फॉलिकल सेल्स हैं, ये नॉर्मल फॉलिकल सेल्स हैं, राइट। ये है न्यूक्लियस, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुर्गन की। तो यहाँ पे क्या होगा, गुर्गन जो है वो मोस्टली डॉर्सलाइजेशन में हेल्प करता है। डॉर्सल पोर्शन जो है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे गुर्गन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। गुर्गन प्रोटीन बाहर आया, ठीक है, और डॉर्सल साइड तक ही सीमित रहेगा। क्योंकि ये डॉर्सलाइजेशन करता है इसलिए डॉर्सल साइड तक ये सीमित रहता है। और
क्या करता है, डॉर्सलाइजेशन करने में हेल्प करता है। रिलीज कहाँ से होगा, एमआरएनए यहाँ पर oocyte में ही प्रेजेंट होता है इसका एमआरएनए, oocyte में ही एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं और डॉर्सल साइड तक रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की टॉर्पेडो। टॉर्पेडो का एमआरएनए भी oocyte में ही प्रेजेंट होता है और ये भी डॉर्सल साइड फॉर्म करने में मदद करता है, राइट। लेकिन ये टॉर्पेडो रिसेप्टर्स बनाता है, ये प्रोटीन फॉर्म में आके रिसेप्टर्स को फॉर्म करता है। रिसेप्टर मीन्स जो प्रोटीन को ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एक टॉर्पेडो रिसेप्टर का वर्क करेगा और डॉर्सलाइजेशन में ही हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने बात, अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो पॉइंट पॉइंट में है ये तो हमारे पास है गुरकन प्रोटीन्स और ये जो हमने ये देख लिखे हैं ये है हमारे टॉर्पेडो रिसेप्टर्स, गुरकन प्रोटीन्स। क्लियर है, मीन्स डॉर्सल साइड तक ये चीजें हो रही। एक चीज जो देखने लायक है कि टॉर्पेडो एंड गुरकन आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बाइंड करते हैं और फिर सिग्नलिंग रिएक्शंस होती है। मींस ये जो गुरकन प्रोटीन है ये यहाँ पर बाइंड करेगा टॉर्पेडो रिसेप्टर पे एंड देन सिग्नलिंग एक्शंस एक्टिविटीज देखी जाती है। पर जब हम इसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं दोनों के, तो यहाँ पर फॉर्मेशन दोनों का अलग अलग जगह से हो रहा है, क्योंकि जब हम टॉर्पेडो की बात कर रहे हैं तो इनका फॉर्मेशन हो रहा है टर्मिनल फॉलिकल सेल्स, वहीं हम अगर गुरकन प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इनका फॉर्मेशन हो रहा है oocytes, राइट। तो दोनों की फॉर्मेशन प्लेस जो है वो अलग अलग जगह पर है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों बाद में जाकर कंबाइन करते हैं एक जगह पर और दोनों ही डॉर्सल साइड बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चीज की हम बात करेंगे, थर्ड टाइप का जीन हमारा आता है जिसे हम बोल रहे हैं कैक्टस। ऑलराइट, कैक्टस की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है वेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? नाउ ये कैक्टस है और ये डॉर्सल जीन। तो कैक्टस का मेन रोल होता है डॉर्सल जीन को अपने साथ बाइंड करके रखना, ऑलराइट, ये अपने साथ बाइंड करके रखता है। तो ये डॉर्सल जीन कहीं और जाता नहीं है, ना डॉर्सल साइड में जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई एक्टिवेशन मिलता है तो ये फॉस्फोराइलेट होता है। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये जो कैक्टस है ये डिग्रेड हो जाता है, अलग हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। एंड डिग्रेड होने के बाद ये जो डॉर्सल है ये रिलीज होकर वेंट्रल सेल्स में जाता है, वेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही ये वहाँ एंटर करेगा तो वहाँ के सेल्स को ये वेंट्रलाइजेशन करने में हेल्प करेगा और वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन इजीली हो सकता है। तो इसका काम है बाइंड करके रखना और बाद में जब कंडीशंस नॉर्मल हो तब फॉस्फोराइलेट होना, अलग होना, अलग होने के बाद वेंट्रल सेल्स में एंटर करना और वेंट्रलाइजेशन करना।
तो अभी तक हम 4 जीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक डॉर्सल, एक कैक्टस, एक हमने पढ़ा था गुरकन और एक हमने पढ़ा था टॉर्नेडो, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के सिग्नलिंग की। यहाँ पर कैस्केड सिग्नलिंग अकर होती है। उसे हम बोलेंगे कैस्केड सिग्नलिंग पाथवे। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कैस्केड सिग्नलिंग पाथवे का मतलब है, कैस्केड मतलब एक साथ बहुत सारे जीन्स वहां पर वर्क करें। मीन्स अगर एक जीन एक्टिवेट होता है तो वहां पर वो खुद एक्टिवेट होकर दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, दूसरा जीन एक्टिवेट होकर तीसरे जीन को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से पूरा एक कैस्केड बन जाता है, एक पूरी सिग्नलिंग प्रोसेस बन जाती है। यहाँ पर हम अगर बात करें जीन्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आया हमारा गुरकन, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो के बाद पाइप, पाइप मॉडिफिकेशन, न्यूडल, जीडी गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, जीडी के बाद स्नेक, स्नेक के बाद एस्टर, एस्टर के बाद स्पेट्जल, स्पेट्जल के बाद टॉल, टॉल के बाद पेले and tube and then dorsal capitus, right। ये सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक के बाद एक सिग्नल करते हैं और सिग्नलिंग के कारण डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्म हो पाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे प्रोसेस होता है। ऑलराइट, ये हमारा था ओसाइट, इसी पोर्शन को हम लार्ज पोर्शन साइज में एक बार देख लेते हैं। किसी और पोर्शन को नहीं देख रहे हम, सिर्फ इसी पोर्शन को देख रहे हैं। ये है हमारी डॉर्सल साइट या डॉर्सल सेल फिट, डॉर्सल सेल फ्यूचर फिट मीन्स ये है हमारी वेंट्रल सेल फिट, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एमआरएनए था, गुरकन एमआरएनए, ये है हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स,
डोर्सल साइड की, ये वेंट्रल साइड की। ठीक है, इस चीज को भी हम एनलार्ज में देख रहे हैं। हमारा न्यूक्लियस था, गुर्गन एमआरएनए से बना गुर्गन प्रोटीन। राइट, अब हमने बोला डोर्सल साइड में फॉलिक्यूलर सेल से टॉर्पेडो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, ये रिसेप्टर्स इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। अब गुर्गन प्रोटीन इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी यहाँ पर हम देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पर हम देखते हैं कि गुर्गन एमआरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन टॉर्पेडो रिसेप्टर्स से बाइंड कर गया। राइट, अगर ये टॉर्पेडो रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इस जगह पर ब्लॉक करता है पाइप के सिंथेसिस को या पाइप के फॉर्मेशन। राइट, क्योंकि जहां पे इन दोनों के अंदर सिग्नलिंग हुई, जैसे ही ज्वाइन हुए, बाइंड किए, सिग्नलिंग हुई, सिग्नलिंग के कारण यहाँ पर पाइप का सिंथेसिस जो था वो ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर पाइप का सिंथेसिस ब्लॉक हुआ, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। पाइप का सिंथेसिस यहाँ पर ब्लॉक हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे वेंट्रल सेल्स की तरफ पाइप का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर ब्लॉक हुआ है इसलिए सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे इसे, और यहाँ पर पाइप का सिंथेसिस होना वेंट्रल सेल्स की तरफ स्टार्ट हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं फिफ्थ पॉइंट कि पाइप सिंथेसिस हो रहा है। ऑलराइट, वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ देखा टू साइड की बात की, डोर्सल सेल्स, वेंट्रल सेल्स। ये डोर्सल साइड बनाएंगे, ये वेंट्रल साइड बनाएंगे। यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस में गुर्गन एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ एंड देन गुर्गन प्रोटीन का फॉर्मेशन। गुर्गन प्रोटीन ने बाइंड किया टॉर्पेडो रिसेप्टर्स के साथ जो फॉलिकुलर सेल से फॉर्म हुए। यहाँ पर बाइंडिंग होते ही एक सिग्नल मिला और यहाँ पर इन सेल्स में पाइप का सिंथेसिस बंद हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। वहीं यहाँ पर ब्लॉक होने के कारण पाइप सिंथेसिस यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुर्गन प्रोटीन और रिसेप्टर्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पाइप सिंथेसिस फॉलिकुलर सेल्स से एक्टिवेट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप हम अब देखते हैं। इस साइड देखिए, अब हम ये वाला जो पोर्शन है इसे एनलार्ज में देखेंगे। ठीक है, कहीं और नहीं जाना है हमको सिर्फ इसी पोर्शन को, वेंट्रल साइड के पोर्शन को ही एनलार्ज में देखना है। राइट, यहाँ पे हमने बोला पाइप बन गए। अब ये x के साथ मिलकर इसने क्या किया, x का मॉडिफिकेशन किया।
राइट। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि इसका मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स। यहाँ पे न्यूडल प्रेजेंट था, जैसे ही x का मॉडिफिकेशन हुआ न्यूडल यहाँ पे आके इससे इंटरैक्ट किया, ठीक है। न्यूडल जीन ने यहाँ पे आके इससे इंटरैक्ट किया और इंटरैक्ट करने के बाद एक्टिवेट किया इसे, और एक्टिवेट करने के बाद जीडी को एक्टिवेट किया। जीडी मीन्स गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, ये जो हमने यहाँ लिखा, जीडी को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट हो गया जीडी। जीडी एक तरह का सीरीन प्रोटीएज है, तो एक्टिवेट होते ही क्या हुआ, यहाँ पर क्लीव हो गया। एक्टिवेट होते ही, क्योंकि ये सीरीन प्रोटीएज है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो इसने जाकर स्नेक को एक्टिवेट किया, स्नेक भी एक्टिवेट होते ही क्लीव हो गया। ये भी मतलब सीरीन प्रोटीएज है जो एक्टिवेट होते ही क्लीव हुआ। अब इसने जाकर एस्टर को एक्टिवेट किया, एस्टर भी एक्टिवेट होकर क्लीव हो, और इसने जाकर स्पैटजल को एक्टिवेट किया। स्पैटजल भी एक्टिवेट होकर क्लीव हुआ। यहाँ पर टॉल रिसेप्टर था, वहां पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने इसे एक्टिवेट किया, ट्यूब एंड पैले। अब यहाँ क्या था, जैसे ही ट्यूब एंड पैले एक्टिवेट हुए तो यहाँ पर इस जगह पर डॉर्सल के साथ कैक्टस बाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट था। डॉर्सल को बाइंड कर रखा था कैक्टस, राइट। तो जैसे ही ये ट्यूब एंड पैले एक्टिवेट हुए, इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन होते ही कैक्टस जो था वो डिग्रेड हो गया एंड ये यहाँ से अलग हो गए, ठीक है। या फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये दोनों बाइंडेड थे, यहाँ से डॉर्सल अलग हो गए, और जैसे ही डॉर्सल अलग हुआ तो इसने न्यूक्लियस में एंटर कर दिया, और न्यूक्लियस में डॉर्सल के आते ही इस साइड का क्या हुआ, वेंट्रलाइजेशन हो गया, ये वेंट्रल फॉर्म हो गया। क्लियर है? एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये डॉर्सल सेल्स थे, ये वेंट्रल सेल्स थे, ठीक है। न्यूक्लियस, गुरकन एमआरएनए गुरकन प्रोटीन को फॉर्म किया, टॉर्पेडो रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग हुई, रिसेप्टर से बाइंडिंग होती सिग्नलिंग मिली, सिग्नलिंग से ब्लॉक हो गया यहाँ पर पाइप सिंथेसिस, यहाँ का काम खत्म। फिफ्थ पॉइंट में पाइप सिंथेसिस वहाँ क्योंकि ब्लॉक हो गया और गुरकन इस साइड नहीं आया, इसलिए यहाँ पर पाइप सिंथेसिस स्टार्ट हुआ। फिफ्थ, अब हम सिर्फ इसी एरिया को, ये जो एरिया है सिर्फ इसी एरिया को हम एनलार्ज्ड में देख रहे हैं, ये सारे हम वेंट्रल पोर्शन की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 6 स्टेप में देखा, पाइप का फॉर्मेशन के बाद पाइप का मॉडिफिकेशन हुआ, न्यूडल यहाँ पर आकर इससे मिला, सीरीन प्रोटीएज बना, ये एक्टिवेट हुआ, जीडी स्नेक को एक्टिवेट किया, स्नेक ने एस्टर को एक्टिवेट किया, एस्टर ने स्पैटजल को एक्टिवेट करके यहाँ पे टॉल रिसेप्टर से बाइंड किया, और टॉल रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इसने ट्यूब एंड पैले को एक्टिवेट किया, इन्होंने एक्टिवेट होके इसका फॉस्फोराइलेशन करवाया और इसे अलग कर दिया। डॉर्सल जैसे ही अलग हुआ, न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ, न्यूक्लियस में एंटर होते ही इसने वेंट्रल साइड को फॉर्म किया। तो यहाँ पर वो वाली जो चीज़ हमने रिवर्स जेनेटिक्स बोली थी वो बहुत क्लैरिटी से क्लियर हो रही है कि जैसे ही डॉर्सल नॉर्मल फंक्शन में है अभी, तो नॉर्मल फंक्शन में डॉर्सल ने एक्टिवेट होकर वेंट्रल साइड के सेल्स को बनाना, वेंट्रल डिफरेंशिएशन करना, वेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया।
डॉर्सल का फंक्शन यहाँ पर वेंट्रलाइजेशन हो रहा है, राइट। एक बार हम और देख लेते हैं एक और चीज को। तो इस तरह से ये सारे एंजाइम्स जीन्स हैं, इनको याद कर लीजिए। इजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब हम एक बार म्यूटेशन फॉर्म्स में देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम गुरकिन प्रोटीन की बात करते हैं, गुरकिन प्रोटीन अगर क्या होगा, म्यूटेटेड फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे गुरकिन के म्यूटेशन की। गुरकिन में अगर सपोज म्यूटेशन केसेस हम देख रहे हैं, म्यूटेशन हो जाता है। गुरकिन क्या कर रहा था, डॉर्सलाइजेशन कर रहा था, तो म्यूटेशन केस के अंदर वो वेंट्रलाइजेशन करेगा। ऑलराइट, क्योंकि गुरकिन म्यूटेटेड है, नॉन फंक्शनल है, तो वो डॉर्सल साइड में फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल फंक्शन इसका था डॉर्सल साइड पे रहे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि वो कहाँ से बन रहा था, ओवेरियन फॉलिकल से नहीं बन रहा था, ये बन रहा था गुरकिन हमारा oocyte से, oocyte के न्यूक्लियस से। तो वहाँ से बनने के बाद ये प्रोटीन में बदल रहा था, और प्रोटीन में फॉर्म होने के बाद वो डॉर्सल साइड तक ही सीमित था। तो अगर ये म्यूटेटेड हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके म्यूटेशन के कारण ही यहाँ पर ये वेंट्रलाइजेशन कर रहा है, डॉर्सल साइड फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। वहीं अगर हम टॉर्पेडो की बात करें, क्योंकि टॉर्पेडो कहाँ बन रहा था, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा बन रहा था। टॉर्पेडो को फॉलिकुलर सेल्स बना रहे थे, और ये एक तरह का रिसेप्टर है। तो जब ये दोनों बाइंड कर रहे थे तभी सिग्नलिंग हो रही थी और डॉर्सल साइड मिल रही थी। तो मतलब हम बोल सकते हैं इसका नॉर्मल फंक्शन जो था वो था डॉर्सल साइड को बना, राइट। लेकिन जैसे ही ये म्यूटेटेड फॉर्म में आया, मींस या तो ये नॉन फंक्शनल हो गया। तो नॉन फंक्शनल फॉर्म में आने के बाद इसने क्या किया, अपना फंक्शन मेंटेन नहीं करके रखा, और उसी कारण से, उसी नॉन फंक्शनल कारण की वजह से इसने क्या किया, अगेन वेंट्रल फॉर्म, क्योंकि डॉर्सल तक सीमित था, दोनों बाइंड कर रहे थे तो डॉर्सल साइड बन रही थी, राइट। लेकिन क्योंकि दोनों यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएंगे, फंक्शनल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में पाइप का सिंथेसिस हो जाएगा, और पाइप बन जाएगा तो वो सारे जीन्स जो हमने पढ़े वो सारे सिग्नलिंग करेंगे, और उस कारण से यहाँ पर दूसरा ही कैस्केड प्रोसेस चलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, लास्ट में डॉर्सल रिलीज होके एंटर कर जाएगा, और डॉर्सल अगर एंटर कर गया तो वो वेंट्रलाइजेशन को परफॉर्म करे, राइट। इस तरह से पूरी सिग्नलिंग कैस्केड ना चले, इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ वो सिर्फ डॉर्सल तक सीमित रहता है। डॉर्सल तक सीमित रहने के बाद वो पाइप सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, राइट। तो पूरा सिग्नलिंग कैस्केड उस साइड पर परफॉर्म ही नहीं हो पाता, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैक्टस की, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
हमने ऑब्जर्व किया था कि नॉर्मली कैक्टस का फंक्शन है वेंट्रलाइजेशन करना, मतलब वेंट्रल साइड को फॉर्म करना। लेकिन अगर ये म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाता है तो ये डॉर्सल साइड को फॉर्म करेगा, डॉर्सलाइजेशन कर पाएगा। कैसे? क्योंकि अगर ये म्यूटेटेड फॉर्म में है तो ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा, फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा तो डॉर्सल को रिलीज नहीं करेगा, और डॉर्सल अगर एंटर नहीं करेगा सेल्स के अंदर तो वेंट्रल साइड भी फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ये सिर्फ डॉर्सल ही बनाएगा। तो ये हमारे कैक्टस की बात थी कि कैक्टस क्योंकि बाइंड करके रखता है, फॉस्फोराइलेट होता है, अलग होता है, डिग्रेड होता है, और उसके बाद वो वेंट्रल साइड बनाने में हेल्प कर रहा है, वेंट्रलाइजेशन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा कैक्टस का फंक्शन था कि म्यूटेटेड फॉर्म में वो क्या परफॉर्म करे। अब हम फोर्थली बात करते हैं, गुरकिन पढ़ लिया हमने, इसके अलावा टॉर्पेडो पढ़ लिया, टॉर्पेडो के बाद कैक्टस। अब हम बात करेंगे डॉर्सल। डॉर्सल का मेन फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन है वेंट्रल साइड को बनाना या वेंट्रलाइजेशन फॉर्म करना, राइट? डिफरेंशिएट करता है वेंट्रल साइड। तो अगर हम इसमें फर्स्ट केस लेते हैं कि डॉर्सल बाय चांस एंटर ही नहीं कर पाता न्यूक्लियस के अंदर, does not enters in the nucleus, then what happens? Means एंटर क्यों नहीं कर पाया होगा? कैक्टस ने उसे पकड़ के रखा, कैक्टस फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाया, या फिर उसे सिग्नल नहीं मिले कि वो अलग हो और डॉर्सल को अंदर एंटर करो। तो अगर डॉर्सल एंटर ही नहीं होगा तो जो दोनों साइड्स होंगी वो डॉर्सल बनेगी, बोथ साइड्स will form dorsal, right? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन था वेंट्रल, डॉर्सल एंटर ही नहीं कर पाया न्यूक्लियस के अंदर, तो दोनों साइड्स जो थी वो डॉर्सल बना, डॉर्सल ही फॉर्म करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं, सपोज डॉर्सल म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाता है या नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो भी अगेन क्या होगा? फंक्शनल ही नहीं रहेगा, तो वो जाएगा ही नहीं और अगेन वो डॉर्सल साइड को फॉर्म करेगा, राइट? क्योंकि इसका फंक्शन ही नहीं रहा, और फंक्शन नहीं रहा तो उसने डॉर्सल साइड को ही अगेन वापस से फॉर्म कर लिया, और उसी के कारण हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर डॉर्सल साइड ही प्रेजेंट रही। वही अगर नॉर्मली होगा तो वेंट्रल साइड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को डिफाइन करते हैं, और इसके हमने म्यूटेशन केसेस को भी देखा कि अगर चेंज हो जाए कुछ चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हो सकता है दोनों साइड ही बैक बन जाए, राइट? और हो सकता है दोनों साइड ही बेली बन जाए, मतलब दोनों साइड वेंट्रल भी बन सकती है और दोनों साइड डॉर्सल भी बन सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक जीन्स के कारण इतने ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। ये जो हमने कैस्केड प्रोसेस पढ़ा था, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें एक बार अच्छे से याद करना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये 3-4 जो जीन्स हैं ये सेरीन प्रोटीएज हैं। दैट मीन्स ये अगर क्लीव होते हैं तो कब क्लीव होते हैं? सिर्फ एक्टिवेटेड फॉर्म। जैसे ही एक्टिवेट होंगे क्लीव हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद ये आगे जाकर दूसरे जीन को भी एक्टिवेट या एक्टिव फॉर्म में लाएंगे। इनएक्टिवेट फॉर्म में वो एक साथ रहते हैं और एक्टिव फॉर्म में क्लीव होकर आगे सिग्नल प्रोसेसिंग
डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस ड्रोसोफिला के अंदर।